हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ये जो टॉपिक है ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म जो है कॉन्सेप्ट है उसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उस कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है। और पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कहता था वन इनटू मेनी फॉर्म। तो यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग उसी कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा होता है। ये क्या करता है, हमारे को एक फीचर प्रोवाइड करता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिस फीचर का यूज करके हम सिंगल यूनिट के अंदर, मतलब एक ही क्लास के अंदर, मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं विथ सेम नेम। जैसे अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि हम एक ही नाम का दो चीज अगर एक ही ब्लॉक के अंदर बना देते हैं तो उस केस में कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कौन से टर्म को एग्जीक्यूट करे, है ना। जब उसको रन करवाया जाए कॉल करके तो वो कौन से टर्म को एग्जीक्यूट करे, क्योंकि उसको दो टर्म एक ही ब्लॉक के अंदर सेम नेम का मिल जाएगा। तो वहां पर वो एरर जनरेट कर देता है, बोलता है कि ये आपका अलाउ नहीं है, आप एक ही नाम के दो चीज एक ही यूनिट के अंदर या एक ही ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आप एक ही ब्लॉक के अंदर, यानी कि एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल क्लास के अंदर दो या दो से ज़्यादा मेथड सेम नेम का बना सकते हैं। ठीक है। तो इतना तो इसने कह दिया कि चलिए भाई आप एक ही क्लास के अंदर दो मेथड जो है वो सेम नेम का बना सकते हैं। बट अब कंपाइलर कहेगा कि नहीं, हम यहाँ एक एरर दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा मेथड कॉल किया। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिएगा तो दो मेथड बनाया गया है, दोनों मेथड डिवाइड नाम का ही है, एक पहला भी है डिवाइड और दूसरा भी डिवाइड। तो यहाँ पर कंपाइलर ये मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग हमको ये कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि हम एक ही नाम का दो मेथड बना लिए। बट अब कंपाइलर यहाँ पर एरर देने लगा कि नहीं, हम ये एक ही क्लास के अंदर दो मेथड सेम नेम का अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर मेथड ओवरलोडिंग ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ जो आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जो हम इसके साथ वैल्यू ट्रांसफर करते हैं या जो वैल्यू रिसीव करते हैं, उस चीज को हम अंतर डिफरेंट कर देंगे, है ना। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि एक ही क्लास के अंदर दो स्टूडेंट है और दोनों स्टूडेंट का अभिषेक नाम है। जैसे अब कोई स्कूल बोल देगा कि नहीं, हम एक ही क्लास के अंदर एक नाम के दो सेम नेम का स्टूडेंट का एडमिशन ही नहीं करवाएंगे, तब तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ऐसे आपके पास 10 एडमिशन आ जाए जिनमें दसों का नाम सेम हो, तो उस केस में आप कह दीजिए, और दसों एक ही क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आप अगर उसको अलाउ नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिशन रेट जो है वो गिर जाएगा, है ना। और वो दसों अगर ऐसे छात्र हैं जो अच्छे नंबर लाकर आपके स्कूल के नाम को रोशन कर सकते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या करता है स्कूल की, ठीक है एडमिशन ले लेता है, और बाद में उसमें कोई कंफ्यूजन न हो किसी स्टूडेंट को कॉल करने में या स्टूडेंट को बुलाने में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो क्या करता है, उनके नाम के साथ या उस क्लास के बच्चे या उस क्लास का टीचर जो होता है, क्लास टीचर, वो उनके नाम के साथ कुछ प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में ऐड कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देता है। जैसे अभिषेक नाम के दो स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने की लंबाई जो है वो कम या ज़्यादा है तो उसमें अभिषेक छोटा, अभिषेक बड़ा, या अभिषेक वन, अभिषेक टू, अभिषेक थ्री, इस तरह से उसके नाम के साथ कुछ ऐड ऑन कर देता है, जिससे कि वो डिफ्रेंशिएट किया जा सके उनके बीच में। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहता है कि हम एक ही यूनिट के अंदर हम जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप दो या दो से ज़्यादा मेथड बना सकते हैं विथ सेम नेम। लेकिन अब कंपाइलर का भी रूल को फॉलो करना है कि नहीं, हम एक ही ब्लॉक के अंदर दो चीज़ एक ही नाम का बना देंगे तो हम एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को, कंपाइलर को चूंकि कंफ्यूजन ना हो, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या किया गया कि आप मेथड तो बनाइए सेम नेम का, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न टाइप सेम रखिए, डिफरेंट रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रिटर्न टाइप का तो बात तो तब आता है जब मेथड के डेफिनेशन में कंट्रोल आएगा, और जब पूरे मेथड के डेफिनेशन को एग्जीक्यूट कर लेगा तो लास्ट में उसको रिटर्न का बात पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से रिटर्न इंटीजर करना है या फ्लोट करना है या डबल करना है। तो जब एक बार डेफिनेशन में आएगा तब ना, तो वो तो बाद का बात है। तो इसलिए रिटर्न टाइप पर इसका कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं कि हाँ, एक दो मेथड है, दोनों मेथड का नाम सेम है, बट रिटर्न टाइप अलग अलग है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेगा कंपाइलर कि हाँ कौन सा मेथड कॉल हुआ, क्योंकि उसको तो कॉल होने समय उसका डेफिनेशन को रन करवाना है। और जब वो डेफिनेशन में पहुंच जाएगा, उसको रन करवाने लगेगा, तब उसको रिटर्न का वैल्यू पता चलेगा कि हाँ, रिटर्न का वैल्यू किस टाइप का है। ठीक है।
तो रिटर्न से कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो फिर कहाँ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? तो फिर उसके साथ जो आर्गुमेंट यानी कि जो वैल्यू भेजा जाता है उसके बेसिस पर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग कि आप सिंगल यूनिट के अंदर एक ही क्लास के अंदर आप मल्टीपल मेथड क्रिएट कर सकते हैं विथ सेम नेम बट विथ डिफरेंट आर्गुमेंट्स। अब ये डिफरेंट आर्गुमेंट्स किस बेसिस पर? तो दो बेसिस पर आर्गुमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। आइदर नंबर वाइज कहने का मतलब कि एक मेथड में हमने दो आर्गुमेंट ट्रांसफर किया, दूसरे मेथड में 3 कर दिया, तीसरे मेथड में 4 कर दिया और सबका टाइप सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक ही क्लास के अंदर एक एबीसी नाम का हमने मेथड बनाया, उसमें हमने 3 रिसीव किया, इंट एन ए, इंट बी, इंट सी, 3 आर्गुमेंट हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी क्लास के अंदर हमने एक और एबीसी नाम का मेथड बनाया जिसमें भी इंटीजर ही रिसीव कर रहे हैं बट 2 रिसीव कर रहे हैं, इंट ए और इंट बी। इसी क्लास के अंदर हमने एक और एबीसी नाम का मेथड बना दिया जिसमें हम लोग एक ही रिसीव कर रहे हैं, इंट ए, ठीक है। और या इसी और इसका भी टाइप इंटीजर ही है। एक और मेथड बना दिया हमने एबीसी नाम का जिसमें हम 4 वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम नंबर वाइज हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे इसको कॉल जब किया जाएगा तो कंपाइलर कंफ्यूज क्यों नहीं होगा? सेम नेम होने के बावजूद भी कंफ्यूज क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो देखेगा कि उसमें जो वैल्यू भेजा जा रहा है वो कितना वैल्यू भेजा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से अगर हमको सपोज इसको कॉल करके रन करवाना है तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे? तो हम लिखेंगे ए बी सी और 2 इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे, 5 और 6। तो यहाँ पर कंपाइलर इसको किसके साथ मैप कर देगा? इसको इस मेथड के साथ मैप कर देगा। इसी तरह अगर हमने कॉल कर दिया ए बी सी विथ 9 तो ये किसके साथ मैप किया जाएगा? इस मेथड के साथ मैप कर देगा कंपाइलर, यानी समझ जाएगा कि एक ही आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, यानी कि इस एबीसी को कॉल किया गया है यहाँ पर। अगर हमने कॉल कर दिया ए बी सी, ठीक है, 9, 26 और 26 यानी कि 3 वैल्यू के साथ, तो ये क्या करेगा कंट्रोल, इसको ट्रांसफर कर देगा इस लोकेशन पर कि इस एबीसी को कॉल किया गया है। तो वो आर्गुमेंट के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर लेगा। तो कंपाइलर का भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मेथड ओवरलोडिंग जो कॉन्सेप्ट दे रहा था कि आप एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बना सकते हैं विद सेम नेम, वो कॉन्सेप्ट भी हमारा फुलफिल हो गया। जैसे और दूसरा क्या है? तो एक तो तरीका हुआ कि हम उसके आर्गुमेंट के नंबर पर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दूसरा जैसे हम तीनों मेथड बना रहे हैं और तीनों मेथड में सपोज इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 3 हम मेथड बना रहे हैं तीनों एबीसी नाम का, और हमने कह दिया कि नहीं तीनों में हम 2 ही आर्गुमेंट पास करेंगे, है ना, यानी कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, सेम होगा। तब आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा? क्योंकि नंबर तो सेम हो गया, तब आप उसके टाइप के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में दोनों वैल्यू इंटीजर हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। दूसरे वाले में इस मेथड को हमने डिफाइन कर लिया, दूसरे वाले एबीसी में हमने दोनों फ्लॉट को रिसीव कर लिया। क्या रिसीव कर लिया? फ्लॉट वैल्यू, फ्लॉट ए और फ्लॉट बी, ठीक है, और इसको डिफाइन कर लिया। इसी तरह मैंने एक तीसरा मेथड भी एबीसी बनाया जिसमें हम 3 वैल्यू रिसीव कर लिए, सॉरी 2 ही वैल्यू रिसीव किए बट एक फ्लॉट रिसीव किए और एक दूसरा इंट रिसीव कर लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो यहाँ टाइप के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स तो सेम है, तीनों में 2 ही है बट टाइप क्या है, चेंज है। अब यहाँ पर कैसे मैप होगा? तो जैसे सपोज यूजर ने कॉल किया ए बी से विथ 9.5, 6, तो ये किसके साथ मैप होगा? तो चूंकि यहाँ पर 9.5 एक फ्लॉट वैल्यू है और 6 एक इंटीजर वैल्यू है, तो ऐसा एबीसी ढूंढेगा जो 2 वैल्यू रिसीव करता हो। तो यहाँ देखा कि तीनों 2 वैल्यू करता है, तो फिर देखेगा कि वैसा एबीसी जो 2 वैल्यू रिसीव करता हो बट एक पहला फ्लॉट और दूसरा इंटीजर, तो इसको कहाँ मिलेगा? ये वाला पहला वाला मेथड मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसको इसके साथ मैप कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर कॉल हुआ ए बी सी विथ 9.5, 6.5, तो ये किसके साथ मैप हो जाएगा? इस मेथड के साथ, क्योंकि यहाँ ही पर है 2 वैल्यू और दोनों फ्लॉट टाइप। अगर हमने कॉल किया ए बी सी 6,5, तो ये किसके साथ मैप हो जाएगा? इस मेथड के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये देखेगा कि ए बी सी नाम का मेथड 2 इंटीजर आर्गुमेंट को रिसीव करने वाला यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ पर कंट्रोल को ट्रांसफर करो।
अगर यहाँ देखा है कि नहीं दोनों फ्लोट वैल्यू भेजा गया है तो दोनों फ्लोट वैल्यू को रिसीव करने वाला जो एबीसी है वो इस लोकेशन पर है तो कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर करो। अगर देखेगा कि पहला फ्लोट और दूसरा इंटीजर ट्रांसफर किया जा रहा है तो ऐसे वैल्यू को रिसीव करने का जो मेथड है वो यहाँ पर है तो कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर करो। तो इस बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट करता है कंपाइलर हमारे मेथड्स को मेथड ओवरलोडिंग में। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है। तो method overloading is a technique in which we are able to create two or more functions or method with same name but with different number of arguments or type of arguments in the single unit called class is called a function overloading। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर इसने बनाया भी है। अब रिटर्न टाइप पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। रिटर्न टाइप आपका इंटीजर हो फ्लोट हो तो एक बार डिफिनेशन में आएगा कंट्रोल और उसमें से जब निकलने लगेगा तब उसको पता चलेगा कि रिटर्न टाइप क्या है। तो पहले आना तो है ना, तो आने के लिए तो डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, तो उसके लिए हमको यहाँ आर्गुमेंट में डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर जैसे ने बनाया दो फंक्शन बनाया डिवाइड, दोनों का जो आर्गुमेंट है वो अलग अलग है। देखिए यहाँ पर दोनों में दो दो ही है बट एक में दोनों इंट है और एक में दोनों प्लॉट है। तो इसमें अगर इस डिवाइड को कॉल करना होगा तो हमको दो इंटीजर पास करना होगा और इस डिवाइड को कॉल करना होगा तो दोनों में दोनों हमको प्लॉट वैल्यू पास करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, समझ में आ गया कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट यहाँ करा नीड फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का नीड क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसोसिएटेड बिहेवियर। ये तो आपको पता ही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डिफाइन करता है, तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स जो डेटा को स्टोर करने के काम में आते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। इस ऑब्जेक्ट के का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो इंटीजर टाइप है, एक फ्लोट टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप है। और उन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करने वाले मेथड्स को हम बिहेवियर के कहते हैं कि उस मेथड उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, तो ये इनपुट ले सकता है, कैलकुलेट कर सकता है और डिस्प्ले कर सकता है या सम निकाल सकता है दो नंबर का। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे ए बर्ड ऑब्जेक्ट कैन सी विच इज इट्स बिहेवियर बट इट्स बिहेवियर में डिफर इन डिफरेंट सिचुएशन। फॉर इंस्टांस इफ द मैसेज सी थ्रू डे लाइट है ना इज पास टू इट, the parrot will accomplish this task, that is the parrot will be able to see through daylight, but if the message see through darkness is passed to it, the parrot will not be able to see, that is same behavior of same object may differ in the different situation, then why can't this happen with function of class। कह रहा है जैसे यहाँ पर हमने एक मैसेज भेजा सी थ्रू डे लाइट, डे लाइट के में देखना है, दिन के समय में देखना है, तो दिन के समय पैरट देख लिया लेकिन रात के समय में नहीं देख पाएगा, है ना, डार्कनेस में वो नहीं देख पाएगा, अंधेरे में नहीं देख पाएगा। तो ये बर्ड था, बर्ड की पैरट भी बर्ड के कैटेगरी में आया और इसको हमने ये मैसेज पास ट्रांसफर किया। तो पहले मैसेज में ये बोल दिया कि यस आई विल बी एबल टू सी, दूसरे में बोल दिया कि नॉट बी एबल। यही सेम मैसेज जब हम ऑल को भेजेंगे, उल्लू को भेजेंगे, तो वो भी बर्ड के कैटेगरी में ही आएगा, बट वो पहले वाले केस में बोलेगा कि आई एम नॉट एबल टू सी, बट नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट बोलेगा आई एम एबल टू सी। तो सेम मैसेज के लिए दोनों सेम ऑब्जेक्ट बर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये हमारा कहलाता है नीड ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इसीलिए हम लोग फंक्शन क्लास में भी हमको फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करने का एक मेथड बनाना है, 3 नंबर को ऐड करने का मेथड बनाना है, 10 नंबर को ऐड करने का मेथड बनाना है और एक 4 नंबर को भी ऐड करने का मेथड बनाना है। तो सपोज हमने एक मेथड का नाम रख लिया ऐड, दूसरे का टोटल, तीसरे का सम और चौथे का कुछ एक बीसी रख लिए, और बाद में जब 10,000 लाइन या 5,000 लाइन का कोड लिखने के बाद हमको ये जरूरत पड़ गया कि 2 नंबर को ऐड करने का एक कोड चाहिए, तो हम भूल गए कि उसको ऐड नाम के अंदर रखे थे कि टोटल नाम के अंदर रखे थे कि सम नाम के अंदर रखे थे या फिर एबीसी नाम के अंदर रखे थे। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए कहता है कि जब सब में टोटल ही करना है तो क्यों ना हम सबका नाम ऐड 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 ही कर दे, बस उसके आर्गुमेंट को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसके डेफिनेशन को हम चेंज कर लेंगे अलग अलग सब में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेम नाम के मेथड मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं और हर मेथड के साथ अलग अलग टाइप के टास्क को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर वही सी डे सी कैन सी थ्रू डे लाइट कैन नॉट सी थ्रू डार्कनेस।
अब इसी मेथड को जो ऊपर में एग्जांपल है उसी को यहाँ पर फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है ना। नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या, तो फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आ गया होगा। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, कैसे डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं हम अपने मेथड ओवरलोडिंग को, तो ये हम समझते हैं, बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए हमको करना, यहाँ पर दिया हुआ भी है, जैसे यहाँ आपके बुक में क्या कर रहा है कि दो मेथड बनाया है, एक स्क्वायर नाम का, है ना, और दोनों को डिक्लेयर किया है और डिफाइन किया है। तो कैसे हम लोग करते हैं, डिक्लेयर का सिग्नेचर में चेंज कर देते हैं। तो डिक्लेयर हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम एक क्लास बनाए, क्लास XYZ, और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड कुछ मेमोरी बनाया इंट n1 और n2, ठीक है, और s1 और s2। अब हम क्या कर रहे हैं, और एक n3 भी है, सपोज एक और n3 भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक मेथड बना रहे हैं पब्लिक वॉइड इनपुट। इनपुट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट सपोज हमने बनाया, स्कैनर बनाएंगे तो यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल पैकेज, है ना। तो जावा डॉट यूटिल पैकेज को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं जब हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और बफर रीडर का बनाएंगे तो IO डॉट स्टार, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम सपोज स्कैनर का बना रहे हैं, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं स्कैनर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख देते हैं, SC इज इक्वल टू न्यू। आप यहाँ कोई भी नाम रख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफायर होता है, न्यू सिस्टम डॉट न्यू स्कैनर, स्कैनर, है ना, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसकी। अब इसके थ्रू n1 में इनपुट ले लेंगे, तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा नेक्स्ट SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट नेक्स्ट INT मेथड। इसी तरह हम n2 में इनपुट ले लेंगे, इसी तरह n3 में इनपुट ले लेंगे, और मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं इंटर 3 नंबर। तो ये तीनों नंबर हमारा n1 n2 और n3 में हमारा लोकेशन, मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, दो मेथड बनाना है जो दो नंबर को ऐड करेगा n1 और n2, और एक मेथड n3 को ऐड करे, तीन नंबर ऐड करेगा। तो उस केस में हम एक मेथड बनाए पब्लिक पब्लिक वॉइड सम, पब्लिक वॉइड सम, जो कि दो नंबर रिसीव करेगा, इंट x और इंट y, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारा x प्लस वाई, ठीक है। इसी तरह हमने एक बना लिया पब्लिक वॉइड सम फिर से, लेकिन ये तीन वैल्यू को ऐड करेगा। तो हमने क्या लिखा, इंट x, इंट y और इंट z, ठीक है। और यहाँ पर हमने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा चला जाएगा उस लोकेशन पर जहाँ से इसको कॉल किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम मेथड को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देखिए मेथड को क्रिएट करने का, डिक्लेयर करने का तरीका हुआ, डिफाइन करने का तरीका हुआ। ये हमने उसको डिक्लेयर किया कि जो मेथड है सम वो पब्लिक टाइप का होगा, मतलब एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड क्लास होगा। रिटर्न टाइप वॉइड यानी कि नल वैल्यू रिटर्न करेगा, मेथड का नाम सम, और ये दो वैल्यू को ऐड करके रिटर्न कर देगा। अगर इस मेथड में हमको कॉल करते समय दो वैल्यू पास किए तो ये रिसीव करेगा ये वाला मेथड, और उन दोनों वैल्यू को ऐड करके रिटर्न करेगा। जबकि इस मेथड को कॉल करने के लिए हमको तीन वैल्यू पास करना होगा। अब कॉल कैसे करेंगे, हाउ टू कॉल देम, इसको कॉल करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, है ना, ये आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, कॉल करने के लिए एक मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में सपोज हम इसको कॉल करना चाहते हैं, तो हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, स्ट्रिंग आर्ग्स, स्ट्रिंग आर्ग्स, ये हमने मेथड बना लिया मेन मेथड। और इस मेन मेथड में हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, XYZ का। तो XYZ OB इज इक्वल टू न्यू XYZ मेथड, और उसके बाद इस OB के थ्रू हमको क्या करना है, इनपुट को कॉल कर लेना है। तो OB डॉट इनपुट, तो ये हमारा तीनों नंबर इनपुट ले लेगा, n1 n2 और n3 के लिए यहाँ पर। अब हमको ये सम दोनों को एक पार्ट बारी बारी से कॉल करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, S1 को एक्सेस करना है। S1 चूंकि स्टैटिक नहीं है तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको OB के थ्रू एक्सेस करना होगा, क्योंकि OB स्टैटिक मेंबर है, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो OB डॉट S1 इज इक्वल टू, हम किसको कॉल करना चाहते हैं, इस
सपोज इस सम को कॉल करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ओ बी डॉट, है ना, सम। अब इसमें हमको तीन इंटीजर वैल्यू पास करना था, तीनों इंटीजर वैल्यू किसमें है, n1 n2 और n3। अब n1 n2 n3 जो है xyz का नॉन स्टैटिक मेंबर है, तो इसको हम यहाँ डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ स्टैटिक मेंबर है। तो स्टैटिक के अंदर स्टैटिक ही एक्सेस होगा, तो स्टैटिक कौन है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओ बी डॉट एन वन कॉमा ओ बी डॉट n2 और कॉमा ओ बी डॉट n3 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ये कौन सा रन करेगा, ये सेकेंड वाला रन करेगा, और तीनों को ऐड करके x का वैल्यू n1 में, y का वैल्यू n2 में, और इसका वैल्यू सॉरी n1 का वैल्यू x में, n2 का वैल्यू y में, और n3 का वैल्यू z में आएगा। यहाँ से यहाँ कंट्रोल आएगा, और इन तीनों को ऐड करके इसका जो वैल्यू सेंड करेगा वो s1 में स्टोर होगा। इसी तरह हम लिखेंगे ओ बी डॉट s2 इज इक्वल टू ओ बी डॉट सम। इसमें सपोज हमको n1 और n2 n3 का वैल्यू ऐड करना, तो हम लिखेंगे ओ बी डॉट n1 प्लस ओ बी डॉट n3। ये क्या करेगा, दोनों वैल्यू को ऐड करके, और अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या है, n1 n2, तो n1 n2 का वैल्यू यहाँ पर जो इनपुट हुआ होगा वही, उसको हमने ट्रांसफर किया। तो ये किसके साथ मैप होगा, ये वाला तो मैप हो गया आपका किसके साथ, ये कॉल हुआ ये वाला मेथड, तो ये मेथड कॉल हुआ, कॉल किया इसको, ठीक है। और ये मेथड किसको कॉल करेगा, तो ये मेथड आपका कॉल करेगा इसको। यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा कि दोनों मेथड का नाम सम ही है तो किसको कॉल करें, बिकॉज देखेगा कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं और किस टाइप के हैं, तो यहाँ तीन और तीनों इंटीजर, तो ढूंढेगा कि ऐसा कोई सम नाम का मेथड बना है जो तीनों तीन इंटीजर वैल्यू रिसीव करता हो। तो जी बिल्कुल यहाँ बना हुआ है, तो वो कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। इसको जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ दो वैल्यू भेजेंगे n1 और n3, तो ये ढूंढेगा कि ऐसा कोई मेथड है जो कि क्या करता हो, दो वैल्यू को ही रिसीव करता हो, वो भी इंटीजर, और उनको ऐड करके स्टोर करता हो रिजल्ट को। तो यहाँ पर इसको मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर रहा है वैल्यू ऑफ n1 एंड n3, और n1 n3 x और y में मैप होगा, और उसका फिर उसको ऐड करके वापस भेजा जाएगा। तो n1 n3 नहीं मैप होगा, उसका वैल्यू यहाँ पर मैप होगा x और y मेमोरी में, और उसका वैल्यू ऐड होकर वापस जाएगा जो कि s2 में रिसीव होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं, वो फंक्शन ओवरलोडिंग को क्रिएट करते हैं और उसको रन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है। और भी देखते हैं कि और भी शायद एग्जांपल दिया हुआ आपके बुक में, उसको मैं इधर कर लूँ, है ना। तो ये था हमारा डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डिक्लेयर इस तरह से करना है, डिफाइन आप उस जब डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त कर सकते हैं, लेकिन वो सारा हमको ध्यान देना होगा। जैसे हम डिक्लेयर करते ही समय हम मेथड को डिफाइन करते हैं, तो हमको डिक्लेयर करते समय ही मेथड को यहाँ डिफाइन कर देना होगा। जैसे यहाँ पर PRN को कितने बार बनाया, 1 2 3 और 4, लेकिन तीनों और नंबर ऑफ आर्गुमेंट तीनों में एक एक, यानी कि नंबर वाइज डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, बस टाइप वाइज डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है, क्योंकि एक में इंटीजर, एक में कैर, एक में फ्लॉट, एक में डबल। अब इसको कॉल करने के लिए हमको कैसे कॉल करना होगा, तो इसको अगर कॉल करना है सपोज PR, तो हम लिखेंगे PRNSQR, और कोई इंटीजर वैल्यू हम डाल देंगे 25। तो ये हमारा किसके साथ मैप होगा, इसके साथ। अगर इसको कॉल करना है तो हमको लिखना होगा PRNSQR, और यहाँ पर हमको एक कैरेक्टर पास करना होगा, तो हमने कैरेक्टर को दे दिया X या हाँ ए दे दिया। तो ये किसको पास होगा, सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, तो ये किसको चला जाएगा, इस सी में, और सी के साथ ये सारा काम होगा। सपोज इसको कॉल करना है तो हमको क्या लिखना होगा, PRNSQR, और यहाँ पर फ्लॉट वैल्यू यानी कि 2.5 F हमने कर दिया, तो यहाँ फ्लॉट वैल्यू रिसीव होगा, और वो उसके साथ जो भी परफॉर्म होगा टास्क वो करेगा। ठीक है, यह क्या कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है सिंपली 2 बार मल्टीप्लाई करके। इसी तरह अगर इसको एक्सेस करना है तो हमको लिखना होगा PRNSQR। यहाँ PRNSQR क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि यही हमारे मेथड का नेम है, तो इसको हम यूज किए। तो SQR और यहाँ डबल वैल्यू पास करना होगा, हम यहाँ लिखेंगे 3.5 और ब्रेक बास में लिख देंगे D, और D का मतलब कि हम यहाँ डबल वैल्यू को सेंड कर रहे हैं इस मेथड में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है। PRNSQR को ओवरलोड किया गया है, 1 2 3 4 टाइम्स ओवरलोड किया गया है। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स इसको डिफाइन किया गया, बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग कर सकते थे, बट इसने टाइप को ही अलग कर दिया। तो ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है,
नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो कॉलिंग ओवरलोडेड मेथड, अब ओवरलोडेड मेथड को कैसे कॉल करना है इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जैसे हम भेजने के लिए तो भेज दिया, अब सॉरी बनाने के लिए हमने क्या किया है, मेथड को बना लिया, डिफाइन कर लिया, क्रिएट कर लिया, बट अब उसको कॉल करना होगा तो कॉल कैसे करेंगे, तो अभी अभी हमने बनाया। कॉल करते समय अगर वो नॉन स्टैटिक मेंबर है और स्टैटिक के अंदर कॉल कर रहे हैं तो हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होगा, या नॉन ऐसी किसी नॉर्मल मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं और सेम क्लास के अंदर है, डायरेक्ट क्लास नेम के साथ उसको कॉल कर लेना होगा। लेकिन अगर अलग क्लास में या स्टैटिक मेथड के अंदर हम कॉल करना चाहते हैं नॉन स्टैटिक को, तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा पर्टिकुलर क्लास का, जिस क्लास के अंदर वो ओवरलोडेड मेथड्स अवेलेबल है। और एक्सेस करने समय आपको यहाँ देखिए ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ पर इसने एक्सेस भी किया, ये जेड को पास किया, यानी कि कैरेक्टर वाला PRNSQR कॉल होगा। यहाँ इसने 13 यानी इंटीजर पास किया तो इंटीजर वाला रन करेगा। यहाँ पर इसने 4 पॉइंट में पास किया है, कोई डी वगैरह कुछ नहीं लिखा तो ये डबल वाला रन करेगा, और यहाँ एफ लिख दिया है तो यहाँ पर फ्लॉट वाला जो PRNSQR था वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम लोग मेथड को कॉल करते हैं कौन से मेथड को, तो ओवरलोडेड मेथड को हम लोग यहाँ कॉल करने के लिए ये तरीका था। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब यहाँ देखिए आपका ये जो चैप्टर था ये खत्म हो गया। इसमें यहाँ पर वही किया है, डबल को यहाँ डिफाइन किया है। डबल को कैसे डिफाइन करेंगे, रिटर्न टाइप से कोई डिपेंडेंसी तो है नहीं, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड रखा नल वैल्यू, बट यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है वो डबल टाइप वैल्यू रिसीव हो रहा है, और ये इसका डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ डिफाइन नहीं किया है। इसको जब कॉल करना हो तो हमको डबल वैल्यू सेंड करना होगा, और डबल वैल्यू पॉइंट में होता है, उसके साथ डी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। फ्लॉट के लिए एफ लगाना ही है कंपलसरी। अब ये सब कुछ रेट्स रिवाइज हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, जो हमने उधर पढ़ाया है वही सब यहाँ पर होगा। फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स, है ना, फिर प्योर और इम्प्योर मेथड्स, मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, प्रोटोटाइप उसका क्या है, सिग्नेचर क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपका की लेटेस्ट रिवाइज में लिखा हुआ है। आप इनको देखिए और समझिए। तो अब आपका ये जो कि एक्सरसाइज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बट आपका होमवर्क रहा या आपका जो टास्क है वो क्या है, इस एक्सरसाइज में जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप बनाइए। एक्सरसाइज एग्जांपल्स, रिवाइज क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, उन सबको कंप्लीट कीजिए। अगर उनमें कोई आपको डाउट है तो आप उन डाउट को मेरे सामने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे पास ये पेज है ऑलरेडी, ये बुक है हमारे पास, मैं उस बुक से देखकर आपको बता दूंगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करके कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू दोस्तों।